हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल्स के डिफरेंट शेप्स के बारे में, उनके साइज और उनके नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि जिन्होंने मेरे लेक्चर 1 को नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देख लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आइए समझते हैं और जानते हैं कि आखिर सेल थ्योरी है क्या। सेल थ्योरी के सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम है स्लाइडेन और स्वान। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक। इन 1838 मैथायस स्लाइडेन, जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट हैं, एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। अब देखिए 1838 में मैथायस स्लाइडेन, जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट हैं, उन्होंने ढेर सारे प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, आइए देखते हैं। ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सभी प्लांट्स थे वो अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने थे, जो कि एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक। अब देखिए इन 1839 थियोडोर स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। अब देखिए एक साल बाद 1839 में थियोडोर स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी किया। ठीक। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए he observed that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane। अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सेल्स के पास एक थिन आउटर लेयर थी, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक। अब देखिए स्वान ने एनिमल सेल के साथ साथ प्लांट सेल के ऊपर भी स्टडी किया। He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is the unique character of plant cell। ठीक। अब उन्होंने ये बताया कि जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। ठीक। अब उन्होंने देखिए स्वान ने क्या बताया, देखिए उन्होंने एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी किया और प्लांट सेल के ऊपर स्टडी किया। ठीक। अब स्वान अपने ऑब्जर्वेशन से एक सेल हाइपोथेसिस दिया उन्होंने, और उसमें क्या बताया देखते हैं। स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब स्वान ने बताया कि जो एनिमल्स की बॉडी होती है और प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, और सेल से जो बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, जो उनसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनसे मिलकर बना है। ठीक। अब आगे देखते हैं। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। अब देखिए ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नए सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है आखिर। ठीक। तभी एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। अब उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। रुडोल्फ विर्चोव इन 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड, ठीक, एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में सबसे पहले ये बताया कि सेल डिवाइड होती है और नए सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, पुरानी सेल से जो प्री एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी स्टेटमेंट को रुडोल्फ विर्चोव ने अपने लैंग्वेज में बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक। अब देखिए ही मॉडिफाइड, मतलब रुडोल्फ विर्चोव मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और उसको एक फाइनल शेप दिया।
अब देखिए सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड एज, आज जो हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं वो ये दोनों स्टेटमेंट है, ठीक, जो कि है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेल के साइज, नंबर और शेप के बारे में। सबसे पहले सेल के साइज को पढ़ते हैं। अब देखिए सेल के साइज को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि अगर हम सेल के साइज को मेजर करना चाहते हैं तो किस तरह की यूनिट का हम यूज करेंगे। अगर हम सेल के साइज को नापना चाहते हैं कि सेल कितनी बड़ी है, उसका डायमेंशन क्या है, उसका डायमीटर क्या है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोमीटर का, ठीक। देयर आर वाइड रेंज ऑफ साइजेस इन विच सेल एग्जिस्ट। अब देखिए इनके साइज में भी बहुत सारे रेंज होते हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी है इस धरती की, माइकोप्लाज्मा, जिसकी लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर। देखिए माइकोप्लाज्मा कुछ इस तरह का दिखता है, जिसके देखिए बाहर क्या प्रेजेंट है, ट्राई लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन। इसमें देखिए सेल वॉल नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसमें देखिए ट्राई लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि किसका बना है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। और ये देखिए जो येलो पार्ट से मैंने शो किया है येलो कलर से, वो क्या है, इसका साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, राइबोसोम है, सॉल्युबल आरएनए है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है, और डीएनए है इसका, ठीक। अब देखते हैं लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल, और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन होता है लॉन्ग और लार्ज में। देखिए अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो उसमें हम बस उसके लेंथ को मेजर करते हैं। अगर हम लार्ज की बात करते हैं तो हम लेंथ के साथ साथ उसके वॉल्यूम, उसके विड्थ, उसके डायमीटर, मतलब उसके हर डायमेंशन को मेजर करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग हो गया। अब देखते हैं लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर हम एक्वाटिक की बात करें, जो पानी में रहते हैं, वो क्या है, ब्लू व्हेल है। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें, जो जमीन में रहते हैं, वो कौन से हैं, एलिफेंट्स, हाथी, ठीक। लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एसिडाब्यूलेरिया, जो कि एक ग्रीन एल्गा होता है, और इसका लेंथ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर तक होता है इसका। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर के रेंज में होता है इनका साइज। अब देखिए ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो इसका साइज कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर तक का होता है। आइए बात करते हैं अब सेल के नंबर की। अब देखिए ऑर्गेनिजम्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूनिसेल्युलर में और मल्टीसेल्युलर में, ठीक। अब यूनिसेल्युलर मतलब क्या होता है, जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होती है, जो एक सेल से मिलकर बने हैं बस, और वो सेल पूरा एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, एक पूरी बॉडी की तरह एक्ट करता है, ठीक। जैसे एग्जांपल्स हैं अमीबा और पैरामेशियम, और भी बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने हैं। अब आइए दूसरी कैटेगरी में, ये मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर मतलब एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं इनमें। और ये देखिए मल्टीसेल्युलैरिटी एक एडवांटेज भी होता है, क्योंकि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, आइए समझते हैं। देखिए हमारी एक बॉडी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बॉडी है, हमारे पास बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू को। अब टिश्यू मिलकर ऑर्गन को बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। तो आप देखिए, तो एक ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एक ही फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसका काम क्या होता है, जो भी हम फूड लेते हैं
जो भी हम खाना खाते हैं उससे क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उसे एब्जॉर्व करता है, और जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं उन्हें रिमूव कर देता है। तो अब देखिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम को ये नहीं सोचना होगा भैया हम कैसे ऑक्सीजन लें, ठीक, क्योंकि उसका काम नहीं है ऑक्सीजन लेना। ऑक्सीजन लेने का काम किसका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। तो देखिए दोनों सिस्टम अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक। इस तरह से मल्टी सेलुलरिटी एक एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर सिस्टम अपना अपना काम करते हैं, ठीक। अब आइए पढ़ते हैं सेल के शेप के बारे में। देयर आर वैरायटी ऑफ शेप्स विच आर एग्जिबिटेड बाय द सेल्स। अब देखिए सेल के शेप्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कुछ सेल होते हैं स्फेरिकल शेप के, कुछ डिस्क लाइक होते हैं, कुछ पॉलीगोनल होते हैं, कुछ कॉलमनर शेप के होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल हो सकते हैं, कुछ थ्रेड लाइक शेप्स के होते हैं, और कुछ इरेगुलर शेप्स के भी होते हैं। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देखिए सेल का शेप फंक्शन पर डिपेंड करता है, उनके काम पर। जैसा काम होगा उसी के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड सेल, जिसका शेप होता है राउंड और बाइकॉन्केव। अब ये देखिए राउंड और बाइकॉन्केव क्यों होते हैं, कॉन्वेक्स क्यों नहीं होता है। अगर हम देखिए इन दोनों को कंपेयर करें, बाइकॉन्केव को और बाइकॉन्केव कॉन्वेक्स को, ठीक, ये बाइकॉन्केव है और ये बाई कॉन्वेक्स है। अब इन दोनों का हम कंपेयर करें तो देखिए सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका है, बाइकॉन्केव का, ठीक, बाइकॉन्केव का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। अब देखिए आरबीसी की भी जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है। अब देखिए आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, इस तरह से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या है, ये एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं आरबीसी के अंदर, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं लंग से हमारी बॉडी टिश्यू तक, और जो भी बॉडी टिश्यू में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वापस लंग्स में ले आते हैं, ठीक। हीमोग्लोबिन का यही काम होता है। अब देखिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आएंगे इसके अंदर, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी उतना ज्यादा होगा। तो एक तरह से देखा जाए गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और अपने सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इनका शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है और राउंड होता है। समझ में आया। अब देखिए डब्ल्यूबीसी की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल, इनका शेप कैसा होता है, अमीबॉइड, ठीक, ये अमीबा की तरह होते हैं। अमीबा जो कि एक इरेगुलर शेप का होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये हमारे जो डब्ल्यूबीसी होता है वो इसी तरह के शेप के होते हैं, जिसमें सूडोपोडिया पाया जाता है। अमीबा में क्या होता है, सूडोपोडिया पाया जाता है, ठीक। अब देखिए कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, ये कैसी होती हैं, ये लॉन्ग और नैरो होते हैं, मतलब लंबे और पतले होते हैं ये सब। अब देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन में ये वाले सेल्स पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। अब सीक्रेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बाहर निकालना। जब ये सेल्स किसी एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, किसी एंजाइम को बाहर निकालते हैं, तो लंबी होने की वजह से इनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, यानी इससे सीक्रेशन काफी ज्यादा होगा। अगर सीक्रेशन जितना ज्यादा होगा डाइजेशन भी उतना बेहतर होगा, उतना अच्छा होगा। फिर डाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें ब्लड में एब्जॉर्ब भी किया जाता है, तो यही सेल एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगी। तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन भी अच्छा होगा, ठीक।
अब बात करते हैं नर्व सेल्स की। इनका शेप कैसा होता है? ब्रांच और लॉन्ग होता है। अब नर्व सेल का काम क्या होता है? कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का होता है। मतलब इम्पल्स मतलब संदेश को भेजना, सिग्नल। ये क्या करते हैं? सिग्नल्स को कंडक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ठीक, इसकी स्टडी हम अच्छे से करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कैसे ये पूरे फंक्शन करता है। ये नर्व सेल हमारे एक शरीर में एक पूरे जाल की तरह फैला हुआ है। ठीक, इसके हम और डिटेल स्टडी करेंगे। अब ये देखिए आता है ट्रैकिड। ट्रैकिड का स्ट्रक्चर क्या, शेप कैसा होता है? इलोंगेटेड। ये ट्रैकिड्स क्या हैं? ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक, प्लांट्स में कहाँ? जाइलम में। इनका काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक, ये भी वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। अब ये लास्ट सेल है जो कि मेसोफिल सेल्स हैं, जिनका शेप क्या होता है? राउंड और ओवल। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं, लीव्स के अंदर। इनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। ठीक, तो अब एक बात देखिए, क्या ये चारों सेल्स जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, क्या ये सिमिलर शेप्स के हैं? नहीं, ये अपने काम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिए हैं। और ये देखिए, ये दोनों सेल्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स और मेसोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे।